अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत हुई। पीएम मोदी पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। पीएम मोदी पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हम शांति के हर प्रयास का समर्थन कर रहे हैं। पीएम मोदी की ये ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा अपने औपचारिक और कूटनीतिक चरम पर पहुंच गई है। और भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ है। और इसके बाद से उन्हें गॉर्ड ऑफ द ऑनर भी दिया गया। और फिर पुतिन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। और आज का दिन दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। डिफेंस से लेकर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकता है। पुतिन और मोदी की होने वाली द्विपक्षीय बैठक के लिए हैदराबाद हाउस पूरी तरह से सज गया है। और इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर चर्चा के साथ साथ औपचारिक कार्यक्रम और समझौता भी शामिल है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद से गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर भी किया है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। और पीएम मोदी ने पुतिन से कहा है कि भारत कई तटस्थल देश नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है और भारत रूस आर्थिक संबंधों का विस्तार हो। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन संकट के बाद से लगातार दोनों देश चर्चा कर रहे हैं और शांति का रास्ता सबको मिलकर तलाशना होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और ऐसे में उनसे जानते हैं कि कितना अहम है ये दौरा और ये मुलाकात और प्रधानमंत्री से बातचीत। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, कितना खास है, पहले तो ये मुलाकात के बारे में बात करेंगे, कितना खास है भारत के लिए ये मुलाकात? देखिए, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय में सीमा में सारों में देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी पैदा हो गई है। बिल्कुल। भारत की स्थिति अभी क्या है? हालांकि भारत बहुत एडवांस कर चुका है, पर जो हमारी जो थ्रेट एनालिसिस है, जो भारत को खतरा है सीमाओं पे और इकोनॉमिक फील्ड में और अलग अलग जगह, वो अब बहुत उसका में बदलाव आ चुका है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमको अपने एक पुराने दोस्त के साथ में साझेदारी करके बहुत फायदा होगा। और वो हमारा पुराना दोस्त है रशिया, जो कि सदैव हमारे साथ, उसने हमारा साथ दिया है। ऐसे में आज बैठक भी है और एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। तो इसी बैठक में के दौर के ऊपर अब बहुत बातों का पे विश्लेषण होगा और चिंतन होगा कि कौन कौन से एरिया हैं जिसमें भारत और रशिया आपस में योगदान देकर आगे बढ़ सकते हैं। भारत को किसकी जरूरत है? देखिए, खास दोस्त की जो होता है वो वेट नहीं करता कि बताने के लिए, उसको पता चल जाता है कि मेरे दोस्त की कमी कहाँ पे है, कहाँ मैं उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, कहाँ मदद कर सकता हूँ। जब ये स्थिति आ जाती है तो फ्रेंडशिप डिपेंडेबल होती है। और ये डिपेंडेबल फ्रेंडशिप हमारी बन गई है। रशिया को पता है कि किस तरीके से भारत का अब योगदान दे, किस फील्ड में, डिफेंस में, ट्रेड में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम में, डिप्लोमेसी में। ये सारी की सारी चीजों पे चिंतन होगा और उसके नतीजे निकलेंगे। क्योंकि रशिया के ऊपर भी थ्रेट आ रही है, भारत पे भी थ्रेट है। और रशिया भी जानता है कि भारत उसके साथ में चिंतन करके उसके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की प्रॉब्लम को हल कर सकता है, जैसे कि यूक्रेन की वॉरफेयर। तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब ये चल रही है, इसमें बहुत चीजें डिस्कस हो रही हैं और बड़े नतीजे निकल रहे हैं। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बातचीत हुई है। और ऐसे में पुतिन और मोदी की होने वाली द्विपक्षीय बैठक के लिए हैदराबाद हाउस जो है वो पूरी तरह से सज चुका है। और इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर चर्चा के साथ साथ
औपचारिक कार्यक्रम और समझौता भी शामिल है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुतिन को गार्ड ऑफ द ऑनर भी मिला है और ऐसे में पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। और कितना खास है ये मुलाकात, ये बैठक, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर गए, उन्हें गले मिले और ऐसे में बेहद खास है। बैठकें भी हैं जो बेहद खास है। ऐसे में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद से श्रद्धांजलि अर्पित की और ये बैठक है और ये मुलाकात है। आज का दिन भारत और रूस के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इंडिगो का यात्रियों का बड़ा झटका लगा है। ऐसे में दिल्ली से आज की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से आज की सारी फ्लाइटें रद्द है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर ने बताया है कि आज रात 12 बजे तक इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है और ये फैसला एयरलाइन के लगातार जारी ऑपरेशनल दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है, जिसमें क्रू की कमी और तकनीकी मुद्दे भी शामिल है। यात्रियों से संबंधित एयरलाइन से सीधा संपर्क करने का आग्रह भी किया जा रहा है और आज करीब 600 उड़ानें रद्द होने की उम्मीद है। साथ ही एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि फ्लाइटों के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेरिफिकेशन जरूर करा लें। और इसके अलावा इंडिगो और एयरपोर्ट का कहना है कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी टीम लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है और पिछले 3 दिनों से आ रहे ऑपरेशनल परेशानियों के बाद से यात्री इंडिगो से बेहद ही दुखी हैं और एयरपोर्ट समेत सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो पिछले 3 दिनों से गंभीर ऑपरेशनल समस्याओं से जूझ रही है और इनके अनुसार बता दें कि गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 550 उड़ानें रद्द की और इसके साथ ही परफॉर्म जो है वो 19.7% रह गई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो ने एक बार फिर से यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है आरबीआई का बड़ा फैसला। आरबीआई का आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है और रेपो रेट जो है 0.25% घटा है। ईएमआई होगी सस्ती और होम कार लोन वालों को राहत मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आम लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट देते हुए देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम और कार लोन की ईएमआई को कम कर दिया है। आरबीआई एमपीसी ने फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है और जिसके बाद से आरबीआई का रेपो रेट घटकर 5.25% पर आ गया है। इससे पहले आरबीआई ने फरवरी, अप्रैल और जून में कटौती की थी और इसका मतलब है कि मौजूदा कैलेंडर ईयर में आरबीआई ने 6 से 4 बैठकों में 1.25% की कटौती की है। अगस्त और अक्टूबर में आरबीआई ने रेपो रेट को होल्ड पर रखा था, वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने अपने रुख को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है। तो वहीं दूसरी ओर आरबीआई की ओर से महंगाई के अनुमान में भी कटौती की गई है, काफ़ी कटौती की गई है। आरबीआई का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय साल में 2% महंगाई रह सकती है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 0.60% कम है। And the RBI, the MPC, met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points, and the RBI, the MPC, met. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और उनसे जानते हैं कि आरबीआई का बड़ा फैसला है और आम आदमियों को तोहफा दिया गया है, ऐसे में कितना खास है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है आम आदमी के लिए और बिजनेस में हाउसेस के लिए भी। अब अगर कोई होम लोन लेता है, अगर 50 लाख का होम लोन किसी ने लिया है तो उसकी ईएमआई 45,000 के आसपास जाती है, जो कि घट करके 1500 से 2000 रुपए पर मंथ घट जाएगी। और इसके जो बिजनेस है इसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन होता है और जो टर्म लोन होता है इसमें भी कटौती आएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस के पास पैसा बचेगा, बिजनेस इस पैसे को एक्सपेंशन के लिए लगाएगी और मार्केट में कुछ
प्रोडक्ट के कॉस्ट में भी इसका कमी आएगी, जो उनका प्रोडक्ट कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, इसकी महंगाई भी के ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी। यहाँ एफडी का सवाल, जो एफडी लोग ले चुके हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया जा सकता रेपो रेट कट होने से, ये खाली लोन को ही रेट कट होता है। इसके लिए अगर किसी का फिक्स्ड इंटरेस्ट पे भी लोन है तो वो इसको बैलेंस ट्रांसफर करा करके दूसरी बैंक के पास जाकर के इस रेपो रेट कट का फायदा ले सकता है। तो ऐसे में सर इस तोहफे से कितने लोगों को, या छात्रों की बात करूं मैं, या फिर होम लोन की बात करूं, या फिर ईएमआई की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो खुशखबरी है वो किसके लिए है? देखिए, ये जो साल है मुझे लगता है कि तोहफों का साल है। ये सरकार जो हमारी काम कर रही है, ये तोहफे पे तोहफे दिए जा रही है। पहले इनकम टैक्स में रेट कट कर दिया गया, जीएसटी में रेट कट कर दिया गया, और ये रेपो रेट कट होने से चारों तरफ हर चीज पे इसका इम्पैक्ट जाने वाला है। खाली एक नहीं है कि होम लोन कम हो गया। आज बाजार में कोई भी लोन लेके काम करता है, बिजनेस में लोन होता है, उसका इंटरेस्ट का प्रोडक्ट की कॉस्ट पे जाता है। अगर वो कट होता है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी, मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कम होगी, हमें सस्ती रेट पे चीजें मिलेगी, लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। जब किसी को होम लोन में 2000 की अगर बचत हो रही है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके खरीदेगा तो कंजम्पशन पावर से मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी और इससे बिजनेस भी लोगों का बढ़ेगा। तो मुझे लगता है चारों तरफ से इस तरीके से लगी हुई है करने के लिए, मार्केट को बूस्ट करने के लिए, कि ये इकोनॉमी को हमारी इतनी अच्छी तरीके से चल रही है कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा और धीरे धीरे बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ेगी। ऐसे में जो व्यापार करने वाले हैं, व्यापारी हैं या फिर खुद का काम करते हैं, उनके लिए भी राहत भरी खबर है ये, गौरव जी? व्यापारी के लिए भी बहुत राहत भरी खबर है। व्यापारी दो तरीके के लोन, हम इसको समझे तो दो तरीके के लोन व्यापारी लेते हैं। एक तो अपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, दूसरा वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उनको करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी पेमेंट बाद में आती है जब वो मार्केट में माल उनका बिक जाता है। तो इस केस में जब उनको 0.25%, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, उसका फायदा मिलेगा, तो या तो वो उनके प्रॉफिट में जाएगा या ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके आगे लोगों को पास ऑन करेंगे, उससे दोबारा डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की और इनका बिजनेस की सेल्स रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है बिजनेसमैन के लिए, आम आदमी के लिए, हर किसी के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस तरीके का इजाफा इस आरबीआई की दूरदर्शिता को दिखाता है कि जो 2047 का हमारा विकसित भारत का सपना है वो मुझे लगता है कि कहीं बहुत पहले ही पूरा ना हो जाए। गौरव जी, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि रेपो रेट जो है वो 0.25% हो गया है। ऐसे में ईएमआई सस्ती हो गई है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गुजरात से। गुजरात में 17 लाख से ज़्यादा वोटर पाए गए हैं मृत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मरने के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल है और एसआईआर के दौरान सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गुजरात के वोटर लिस्ट के लिए चल रहे एसआईआर से पता चला है कि राज्य भर में मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज़्यादा मृत वोटर अभी भी शामिल है। और यहाँ पर आपको बता दें कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस की जानकारी एक रिलीज की गई है, जिसमें रिलीज में कहा गया है कि गुजरात में एसआईआर ये एक्सरसाइज 4 नवंबर को बूथ लेवल अफसर द्वारा अपने तय इलाकों में गिनती के फॉर्म बांटने के साथ शुरू हुई थी और ये कैंपेन जो है वो 11 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें कहा गया है पिछले एक महीने में 2025 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा वोटरों की गिनती के फॉर्म बांटे गए हैं, जिसमें 33 जिलों में 100% फॉर्म बांटने का काम पूरा हो चुका है और अभी वापस आए फॉर्म का लगातार काम चल रहा है। और अब तक 182 से 12 विधानसभा सीटों पर लगातार काम चल रहा है। और रिलीज में ये भी कहा गया है कि काम के दौरान ये पता चला है कि पूरे सूबे में 17 लाख मृत वोटर अभी भी लिस्ट में शामिल थे, जबकि 6.14 लाख से ज़्यादा वोटर अपने पते से गायब पाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गुजरात से खबर, और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अंजलि गर्ग जुड़ चुकी हैं और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में 17 लाख से ज़्यादा वोटर मृत पाए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात में 17 लाख से ज़्यादा वोटर मृत पाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन सब बातों से एक बात तो समझ में आ गई है
कि जो मौजूदा वोटर लिस्ट पूरे देश में अलग अलग राज्य में है, उसको सुधार करने की, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये बात विपक्ष ने भी कही है। विपक्ष ने भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग, कभी हाइड्रोजन, कभी कोई और बम फोड़ते हुए बताया है कि वोटर लिस्ट फॉल्टी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, और वोटर लिस्ट को सुधारने का सबसे जो कारगर तरीका है वो SIR है। और लेकिन SIR जब कर रहे हैं तो हम, जो बिहार हो या बाकी राज्य हो, हमें समझ में आ रहा है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनकी या तो डेथ हो चुकी है, या डबल बने हैं, या माइग्रेट होकर वहां से जा चुके हैं, यानी वो बिना मतलब उस वोटर लिस्ट में उस एड्रेस के साथ अपना स्थान ले चुके बिल्कुल अनिल जी, तो एक उनको बात हटाए आपने जाने सही की जरूरत कही है। कि विपक्ष जो है वो लगातार बम फोड़ रहा है, कभी SIR को लेकर, कभी BLO की मौत पर, कभी वोट चोरी को लेकर। लगातार विपक्ष जो है वो बम ही फोड़ रहा है। मैं यही आपको कह रहा हूं कि विपक्ष की एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़े हैं और उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन जो ठीक करने का तरीका है SIR, विपक्ष उसको लेके सवाल खड़े कर रहा है, जबकि ये गलत है। अगर वोटर लिस्ट को ठीक करना है तो उसके लिए उसको रिवीजन करना पड़ेगा। उसको रिवीजन करने के लिए BLO को घर घर जाना पड़ेगा, BLO को चेक करना पड़ेगा इस घर में जितने वोट है वो ठीक है या गलत है। तो इकलौती यही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वोटर लिस्ट को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जब वो विपक्ष हो या फिर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, वो सब साबित करें कि इलेक्शन जो वोटर लिस्ट थी वो गड़बड़ थी और उसको ठीक किया जाना जरूरत है, और उसको ठीक किया जा रहा है SIR के माध्यम से। वो, लेकिन विपक्ष की ये मांग कि SIR वो तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है, और कोई तरीका बनता नहीं है वोटर लिस्ट को ठीक करने का। बिल्कुल, वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए विपक्ष तो लगातार बोल रहा है, लेकिन ये SIR में ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब ये भी मुद्दा बनेगा। अनिल जी क्या आपका सवाल है? कह रही हूँ कि ये जो पाए गए हैं 17 लाख मृत वोटर जो पाए गए हैं, अब एक ये भी मुद्दा बनेगा। हाँ, नहीं, एक और बात है इसमें, एक मजेदार बात ये है, अभी तक विपक्ष का दावा था, विपक्ष का आरोप था कि SIR सब जगह उन राज्यों में किया जा रहा है जहां पे भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, यानी वो बिहार में किया जा रहा था, ये बिहार में की वापस सत्ता के लिए किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है या दूसरी जगह। लेकिन अब अगर गुजरात में 17 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वो अभी भी वोटर लिस्ट में उनका नाम था, तब तो ये विपक्ष का ये दावा भी गलत साबित हो गया कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सत्ता में वापस आने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए अपनी जितनी भी ये कोशिशें कर रही है और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। इससे साबित हो गया कि सत्ता आने का चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह वोटर लिस्ट को ठीक करने की एक प्रक्रिया है, सख्त प्रक्रिया है, और इसको देश की जरूरत है, और देश इसमें इलेक्शन कमीशन इस काम को बखूबी कर रहा है। ऐसे में सर 17 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं वो मृत पाए गए हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 17 लाख से ज्यादा वोटर अगर लिस्ट में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम अभी भी दर्ज है, इससे समझ में आता है कि साधारण जो इलेक्शन से पहले जो प्रक्रिया चलती है कि एक फॉर्म भर दीजिए जिनका नाम है, जिनकी ट्रांसफर हो गया या मृत्यु हो गई, बंद हो गया, उसको हटा दिया जाएगा, वो काफी नहीं है। इसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ही जरूरत है, यानी SIR ही वो कार्य है जिसके द्वारा इस वोटर लिस्ट को ठीक किया जा सकता है। जो साधारण तरीके से इसको वोटर लिस्ट को ठीक करने के वो है पर्याप्त है, जिसकी वजह से ये नाम आगे के आगे चले आ रहे हैं। क्योंकि 17 लाख जो वोटर है वो एक दिन में तो उनकी मृत्यु नहीं हुई होगी, उनकी मृत्यु नेशनली उसके पिछले 4-5 साल में हुई होगी। तो इस दौरान भी अगर वोटर लिस्ट ठीक नहीं हुई तो SIR ही इकलौता वो तरीका है जिसके द्वारा वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। SIR को रोकने के लिए लगातार विपक्ष कह रहा है कि रोको रोको इसको। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि ममता दीदी जो है वो तो सड़क पर उतर आई हैं। जो SIR को रोकने की बात कर रहा है, तो एक कहावत चलती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा लगता है कि उनको खुद को मालूम है कि कौन कौन से वो नाम है वोटर लिस्ट में जो वोट डालने के लिए वो नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, यानी वो या तो मृत्यु हो चुका है या यहाँ पे डबल वोट है या यहाँ शिफ्ट हो चुका है, और उन वोटरों को वो वोटर के नाम को वो लोग इलेक्शन के अंदर उसका मिस यूज कर रहे हैं, उसको वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको लगता है कि वोटर लिस्ट दुरुस्त हो गई तो वो लोगों को नहीं दोबारा एक सवाल मेरा और है आपसे अनिल जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि इतने लोग तो मृत पाए गए हैं और जबकि 6.14 लाख से ज्यादा वोटर है वो अपने पते से ही, घर के पते से गायब है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो एड्रेस ही नहीं है।
देखिए एसआईआर में एक बार बात आ रही थी कि कितने घुसपैठिए मिले, तो मैंने बार बार कहा है, हर चैनल पे कहा है कि एसआईआर का मतलब सिर्फ घुसपैठियों की पहचान करना नहीं है। एसआईआर का मतलब ये है कि जो लोगों की डेथ हो गई है उनको वहां से हटाना, जो डबल वोट है उनका एक जगह से नाम हटाना, किसी जो वोटर शिफ्ट हो गए हैं उनका वहां से उस पते से उसका नाम हटाना, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो हम दावा कर रहे थे वो बात रिजल्ट में निकल के भी आ रही है। बिहार के जो वोटर लिस्ट में एसआईआर हुआ तो वहां पे करीबन 63 लाख वोटर वो मिले जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी मृत्यु हो गई, डबल वोट था या वहां से ट्रांसफर हो गए थे। ऐसे ही गुजरात में देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कमोबेश हर राज्य में ये देखने को मिलेगा। और एसआईआर के माध्यम से कम जो सही लोग वोट डालने के लिए उपयुक्त पात्र हैं उसका नाम ही वोटर लिस्ट में रहेगा, तो मुझे लगता है चुनाव और अच्छे ढंग से फ्री एंड फेयर होंगे। ऐसे में जहां पे बाकी जगहों पर एसआईआर लगातार देखने को मिल रहा है, बिहार में हो चुका, हालांकि वोट चोरी का बहुत मुद्दा उठा बिहार में। मुझे समझ में नहीं आता, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वोट काट दिए गए। पहली बात तो इनको पहचान कैसे है कि ये लोग जिनके वोट कटे वो इनके लोग हैं, क्या धर्म देख के, क्या जाति देख के, या शकल देख के। दूसरी बात, अगर 63 लाख लोगों को वोट बिहार में कटे और 63 लोगों ने भी कंप्लेन नहीं की, तो इससे साबित होता है कि जिनके वोट कटे वो वोट डालने के अधिकारी ही नहीं थे, या तो वो लोग वहां पे थे ही नहीं, या वो उस पते में नहीं रहते थे, या उनकी मृत्यु हो चुकी थी, या उनमें से कुछ घुसपैठिए थे जो अपनी पहचान बता नहीं सकते थे। तो कुल मिला के कोई शिकायत ही नहीं है 63 लाख वोट कटने की। तो इसका मतलब यह है जो 63 लाख वोट कटे वो काटने ही चाहिए थे। और जहां तक वोट चोरी का मुद्दा है, मुझे लगता है ये मुद्दे सिर्फ बातें करने के लिए, राजनीतिक पहन लेने के लिए, इनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे कोई वोट चोरी हो नहीं सकता। चलिए अनिल जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बता दें कि गुजरात में 17 लाख से ज़्यादा वोटर जो है वो मृत पाए गए हैं, और ऐसे में एसआईआर के दौरान ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गुजरात के वोटर लिस्ट के लिए चल रहे एसआईआर से पता चला है कि राज्य भर में मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज़्यादा मृत वोटर अभी भी शामिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।